सरस्वती ग्रामोदय विद्यालय में यह बहनों के लिए स्वतंत्र रूप से इस कन्या विद्यालय के नूतन भवन के लोकार्पण के अवसर पर आयोजित आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित इस विद्यालय समिति के सचिव आदरणीय अनिल जी, और आसपास के क्षेत्र से और प्रदेश और देश में से भी आए हुए सभी आदरणीय नागरिक बंधु, माता बहनें और इस विद्यालय में अध्ययनरत बहनें, सभी को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि मंच में बहुत ही कम लोग बैठे हैं। साधारणतः मंच में भीड़ रहती है, लेकिन अपने यहाँ एक शब्द चलता है मर्यादा। तो जब कभी मर्यादा के प्रसंग आते हैं तो थोड़ी सीमा बन जाती है। और देश आजाद हुआ तो उस समय मर्यादा 5 साल में एक बार आती थी, क्योंकि नया नया देश आजाद हुआ था तो सारे चुनाव 5 साल में इकट्ठे ही होते थे। 1967 के बाद कुछ ऐसा अजीबोगरीब हाल हो गया कि सारे वर्ष देश में चुनाव चलते रहते हैं। चुनाव चलते हैं तो मर्यादाएं आ जाती हैं। जिन पे मर्यादा आ गई वो फिर उनके लिए कुछ बंधन रहते हैं। लेकिन अपने यहाँ कहते हैं कि भाई समाज के अच्छे काम तो रुकते नहीं हैं। और इस नाते से आज का अपना ये लोकार्पण का जो कार्यक्रम है ये संपन्न हो रहा है। मुख्य रूप से ये जो भवन बना है इसमें कहा कि यहाँ बहनों की शिक्षा, वैसे अपने देश की जो प्राचीन परंपरा थी उस परंपरा में तो शिक्षा केवल स्कूल में नहीं मानते थे, ऐसा मानते थे कि जीवन भर शिक्षा चलती है। बच्चा अभी दुनिया में आया नहीं है तब से ही शिक्षा चालू हो जाती है, तब उसकी माँ की शिक्षा होती है। तो अपनी यहाँ एक 16 संस्कार की पद्धति थी, तो संस्कार एक प्रकार की शिक्षा ही थी। और जन्म होने के बाद और स्कूल जाने के पहले का जो समय है उसमें हमारे यहाँ कहते थे कि वास्तविक शिक्षा उस समय होती थी और वो घर में होती थी। इसलिए भारत की परंपरा में जो माँ है उस माँ को प्रथम गुरु कहा गया है। जो गुरुकुल का और स्कूल का गुरु है वो बात का गुरु है, लेकिन प्रथम गुरु यह माँ थी। एक समय तो ऐसा था अपने देश के अंदर, और विशेष रूप से वैदिक और उपनिषद का जो कालखंड है, तब माता बहनों की भूमिका जीवन में सब तरफ थी। इसलिए उस जमाने में हम पढ़ते हैं जैसे रामायण में कि
देवताओं के राजा इंद्र ने और असुरों के विरुद्ध युद्ध में दशरथ राजा का सहयोग मांगा। तो दशरथ के रथ का चक्का ढीला पड़ गया, तो उसको सुरक्षित करने का काम किसने किया? तो कैकेयी ने, उनकी पत्नी थी। तो क्या मतलब, युद्ध क्षेत्र में वो साथ थी, तो महिला की भूमिका युद्ध क्षेत्र में भी थी। ये भी प्रसंग आता है कि राजा के दरबार में और सबसे बड़ा ज्ञानी कौन? तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूं। तो फिर आप जानते कि नहीं, उनको चुनौती देने वाले जो लोग थे, बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि, उसमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान और कठिन प्रश्न करने वाला कोई था, तो वो महिला थी, वाचक्मणि गार्गी। तो विद्वत्ता के क्षेत्र के अंदर भी उनकी भूमिका थी। तो इतिहास में और सब जगह हम देखेंगे कि कला हो, कौशल हो, युद्ध विज्ञान हो, जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्र हो, उन सब के अंदर और माता बहनों की भूमिका थी। और जीवन में तो हमारे यहाँ कोई भी काम तब तक अधूरा मानते थे कि जब तक पत्नी साथ नहीं रहेगी, अर्धांगिनी इसीलिए कहते थे। यज्ञ भी अगर होता है तो बिना उसके वो अधूरा है। इसलिए सीता वनवास के समय राम ने जब यज्ञ किया तो सीता तो है नहीं, तो यज्ञ अधूरा है, तो सोने की मूर्ति रखकर उसकी पूर्ति करना है। कुल मिलाकर हम देखेंगे तो देश में एक कालखंड ऐसा था जब माता की भूमिका ये प्रमुख थी। और इतना ही नहीं तो अपने भारत के समाज जीवन के अंदर पुरुष से ज्यादा स्त्री का महत्व माना गया है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जब भगवान का नाम हम लोग लेते हैं तो जोड़ी से लेते हैं। तो पहले किसका लेते हैं? जो पहले उसमें स्त्री उसका आता है, पुरुष का बाद में आता है। राधे कृष्ण कहेंगे, कृष्ण राधे नहीं बोलता। जब करते हैं, जब सीता राम बोलेंगे, राम सीता कोई नहीं बोलता। और ये जमाने से चला आ रहा है। यहाँ पर बहुत समय तो अपने देश में मातृ प्रधान समाज रहा, माँ जो है यही प्रमुख है। केरल में अभी आज भी मातृ प्रधान है। नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहां भी मातृ प्रधान है। जनजातियों के अंदर भी मातृ प्रधानता बहुत जगह है। कालांतर में कुछ ऐसा हो गया कि धीरे 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 ऐसा हो गया कि, और विशेष रूप से अपने उत्तर भारत, मध्य भारत, इन क्षेत्रों के अंदर कुछ ऐसी धारणाएं विकसित हुई कि कन्या जो है तो ये दुय्यम दर्जे का विषय। परिणाम होने लगा कि पुरुष और स्त्री इसके बीच का अंतर बढ़ने लगा। घर में बच्चा पैदा होगा तो उत्सव करेंगे, बच्ची हुई तो मुंह लटक जाएगा, ऐसी अजीब स्थिति आने लगी। उसका परिणाम होने लगा कि बच्चियों की पढ़ाई भी बंद हो गई। बच्चियों को पढ़ के क्या करना है? मतलब ज्ञान विज्ञान ये सब जैसे पुरुष का ठेका है। और कुछ जातियों के अंदर ये बहुत गहराई से बैठ गया, तो उसमें बच्चियां कहीं होंगी नहीं होंगी तो उनकी पढ़ाई नहीं होगी। लेकिन ये एक अस्वाभाविक चीज थी। और इसलिए एक जमाने में ऐसा स्वर्ण युग था, लेकिन बीच में एक ऐसा कालखंड आया
इसलिए अपने देश का जब आजादी का आंदोलन चला तो राजनीतिक आंदोलन की बातें तो हमको बहुत पता होती है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र के अंदर भी और ये मूलभूत परिवर्तन के लिए बहुत से महापुरुषों ने काम किया। महाराष्ट्र में जो सामाजिक समरसता के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा जिन्होंने काम किया, महात्मा ज्योतिबा फुले, तो उनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले ने बच्चियों की, उनको बहुत कठिनाई है उस समय, बच्चियों को पढ़ा देते थे लोग, बड़े उपेक्षा से देखते थे, उस पर ताने मारते थे, लेकिन उन्होंने चालू किया और लड़कियों की शिक्षा का एक उन्होंने प्रारंभ किया। बंगाल के अंदर भी वही स्थिति थी। तो बंगाल के अंदर स्वामी विवेकानंद की जो शिष्या थी तो वो इंग्लैंड से, आयरलैंड की थी, मार्गरेट नोबल। उन्होंने संन्यास लिया, स्वामी विवेकानंद की वो शिष्या बनी और आज देश उनको भगिनी निवेदिता इस नाम से हम लोग जानते हैं। तो भगिनी निवेदिता का बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, बहुत बड़ी भूमिका थी उनकी। अपने देश के वैज्ञानिक जिन्होंने पौधों में जीवन होता है इसको सिद्ध किया, जगदीश चंद्र बसु, उनको प्रेरणा निवेदिता ने दी, जिनका और गीत राष्ट्रगान के रूप में हम लोग राष्ट्रगीत के रूप में जो चलता है हमारा जनगण मन, जिन्होंने लिखा रविंद्रनाथ टैगोर, उनको उन्होंने इसकी दी। और बंगाल के अंदर भगिनी निवेदिता कन्याओं की शिक्षा प्रारंभ करने वाले पायोनियर उनके अंदर से है। यानी कैसी विचित्र स्थिति होगी, आप कल्पना करिए, जब बच्चियों के लिए स्कूल खोलना है, इसके लिए सहयोग दीजिए, तो वो समाज में विषय समझाती थी, मांगने के लिए जाती थी, तो लोग बड़ी उपेक्षा से देखते थे। तो भी वो 4-4 बार, 5-5 बार एक व्यक्ति के पास सहयोग के लिए जाती थी। एक बार तो अति हो गई कि एक विचित्र आदमी उसके पास जब चौथी बार गई तो वो इतना गुस्से में आ गया कि उसने निवेदिता जी को थप्पड़ मार दिया। निवेदिता शांत रही, शांत होने के बाद ठीक है आपने अपना काम कर दिया, लेकिन वो बच्चियों के शिक्षा के लिए कुछ, कहते हैं पत्थर भी पिघलता है, उसको बहुत पश्चाताप हुआ और फिर उसने सहयोग भी किया और फिर वो उसके लिए जीवन ही बदल गया उसका। पर मेरा कहने का इतना ही तात्पर्य है कि आजादी के बाद से यह कन्याओं की शिक्षा, इसके संदर्भ के अंदर प्रारंभ के लोगों ने बड़े कठिन समय से काम किया। आज तो जमाना बदल गया है। यही जो बताया कि अपने यहाँ पर भी बनखेड़ी में जब ये चालू हुआ तो अपने यहाँ भी कुछ समाज में धारणा थी कि बच्चियों को पढ़ के क्या करना है, उनको तो चौका चूल्हा करना है खाली। लेकिन वहां भी एक परिवर्तन उन समाजों के अंदर भी बड़ी संख्या के अंदर बहनें, और जैसा आज आपने भी देखा कि अपने विद्यालय की 2 बहनों ने इतने दूरस्थ क्षेत्र में रहते हुए भी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने और स्थान प्राप्त करके अपने विद्यालय का गौरव बढ़ाया। आज जमाना बदल गया है और आज ऐसा है कि लड़कियां लड़कों से आगे हैं, पढ़ाई में भी आगे हैं और जीवन के सभी क्षेत्रों के अंदर अब तो लड़कियां, अब तो रॉकेट भी चलाती है, विमान के अंदर भी है, अब तो सेना के अंदर भी, और लड़कियों की नियुक्तियां होने लगी हैं। तो कुल मिलाकर यह जो एक समय है कि जब, और इसका महत्व इसलिए भी है कि हमारे यहाँ कहते हैं कि एक पुरुष को अगर आप सुधारते हैं तो एक आदमी केवल सुधरता है, लेकिन एक बहन अगर संस्कारित बनती है तो पूरा का पूरा परिवार सुधरता है। ये दोनों में अंतर है। और इसलिए जो हमारे यहाँ कहते हैं कि सृष्टि है, इसलिए सृष्टि का जो निर्माण होता है वो तो भगवती से होता है। तो दुनिया टिकी भी इसलिए है और चल भी इसलिए रही है क्योंकि माता है। माता के बिना
कल्पना करें अगर माताएं न रहे तो क्या रहेगा, थोड़े दिनों बाद लुप्त हो जाएगा सब कुछ। और इसलिए कहते हैं कि बहनों का शिक्षित होना, संस्कारी होना समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए मुझे आनंद है कि अपने यहाँ पर विद्यालय तो चल ही रहा था और इस समय यहाँ पर यह विद्यालय, कन्या विद्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से एक भवन, उसके लिए भारत सरकार का जो उपक्रम है NTPC, और उन्होंने इसके लिए सहयोग दिया, उसके लिए उन लोगों का भी धन्यवाद। और इसके कारण से और अधिक अच्छे प्रकार से आवश्यक व्यवस्थाएं, सुविधाएं सब यहाँ पर विकसित होंगी। तो इसके संदर्भ के अंदर हम सब लोगों को विद्यालय का प्रसंग है, इसलिए एक दो बातें और कह के फिर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। सामान्यतः दो बातें चलती है अपने यहाँ पर कि एक विषय तो बहुत चलता है कि भाई शिक्षित होना चाहिए लोग, इसलिए देश में एक शब्द चलता है लिटरेसी, लिटरेसी हिंदी में अनुवाद करते हैं उसका साक्षरता, साक्षर होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर कहा गया कि वास्तविक शिक्षा करना है तो साक्षरता उसका एक भाग है, लेकिन उससे भी ज्यादा गहरा जो भाग है उसको संस्कार कहा गया। बिना संस्कार के अगर साक्षरता हुई तो क्या होगा? तो संस्कृत में एक वाक्य है, जो साक्षर हो जाता है ना उसको कहते हैं साक्षरा। साक्षरा यानी ये आदमी साक्षर है। तो वाक्य ऐसा है संस्कृत में कि साक्षरा विपरीताश्च एव राक्षसा भवति। साक्षरा को उल्टा अगर आप पढ़ोगे तो क्या होगा? उल्टे से अर्थ बदल जाता है। यहाँ आपने लता जी का फोटो लगा रखा है, संगीत सम्राज्ञी लता मंगेशकर। तो लता जी को बीच में भारत सरकार में राष्ट्रपति जो 12 मेंबर नॉमिनेट करते हैं, तो एक बार लता जी को राष्ट्रपति ने राज्यसभा में नॉमिनेट किया। उस समय योगायोग से, और अटल जी भी उस समय राज्यसभा में थे, लोकसभा में नहीं थे। तो अटल जी और लता जी मिले तो अटल जी ने लता जी को कहा कि आप मेरी उल्टी हैं। तो लता जी को समझ में नहीं आया क्या मतलब। तो बोले मेरे नाम का स्पेलिंग देखिए, अटल। तो ATAL, अटल। बोले इसको उल्टा पढ़िए आप, तो LATA, लता। तो एकदम हंसने लगी वो। लेकिन हमारे यहाँ कहा गया कि ये जो साक्षरा है इसको उल्टा पढ़ेंगे तो राक्षसा। तो क्यों होता है ऐसा? तो बोले संस्कार शून्य अगर साक्षर हुआ तो वो स्किल तो आ जाएगी उसके अंदर, लेकिन मनुष्यता नहीं आएगी, मनुष्यता नहीं आएगी उसके अंदर। क्योंकि संस्कार ये मनुष्य की भावनाओं को उदात्त बनाता है, विचारों को उदात्त बनाता है, हमारे विचार व्यापक करता है, हमारा दिल बड़ा बनाता है कि हम दूसरे की संवेदना समझे, दूसरे की चिंता करें। और इसलिए हमारे यहाँ पर कहा गया है कि संस्कार विहीन शिक्षा जो है वो समाज के लिए घातक है। इसलिए विद्या भारती ने जो सारा उपक्रम चालू किया वो है, उसका मोटो में था कि शिक्षा तो देना, सब प्रकार की शिक्षा देना, लेकिन संस्कार युक्त शिक्षा देना, इसी का महत्व है। हम लोग पढ़ते हैं, हम प्राणी शास्त्र पढ़ते हैं, वनस्पति शास्त्र पढ़ते हैं, भौतिक शास्त्र पढ़ते हैं, रसायन शास्त्र पढ़ते हैं,
लेकिन ये संस्कार जो है, एक अच्छा मनुष्य बनने के नाते अपनी भावनाएं ठीक होना, विचार ठीक होना, ये अगर नहीं सीखा तो पहले इसकी प्राथमिकता ज्यादा मानते थे, स्किल से भी ज्यादा। स्किल तो फिर आर्टिकल प्राप्त कर लेंगे। उसका एक पुराना प्रसंग कहते हैं कि भारत के जो बहुत बड़े रसायन शास्त्री हो गए, बहुत बड़े दार्शनिक भी थे, नागार्जुन नाम के। एक उनके समय का प्रसंग है कि उनकी जो प्रयोगशाला थी उसके लिए उनको एक सहायक चाहिए था। तो उन्होंने बुलाया, उसमें से कुछ छांट करके 2 युवकों को उन्होंने छांटा। उन दोनों को उन्होंने एक फार्मूला दिया कि 3 दिन बाद इसके आधार पर इससे एक पदार्थ बना के लाना। 3 दिन बाद दोनों आए, एक का चेहरा खुश था, एक बड़ा उदास था। जिसका खुश था उसने वो फार्मूला से वो पदार्थ बना के बोले मैंने बना लिया, इसको दिया। दूसरा जो दुखी था उसने कहा कि मैं नहीं बना पाया। तो नागार्जुन ने पूछा कि क्यों बना नहीं पाया, क्या समझ में नहीं आया, क्या हुआ? बोले नहीं, वो भी सवाल था। हुआ ये कि हम आपसे मिलके जब यहाँ से निकले और हम थोड़ा आगे गए कि एक पेड़ के नीचे एक आदमी पड़ा हुआ था और वो पूरी तरह से बुखार में तड़प रहा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि मुझे लगा ये यहाँ रहेगा तो मर जाएगा। तो मैं उसको लेके, और पास में मेरा गाँव था, तो मैं उसको अपने साथ ले गया। उसकी तबीयत और बिगड़ गई, बेटे को बुलाया तो ये मेरे 3 दिन उसकी सेवा में ही चले गए। मुझे समय नहीं मिला उसके बारे में सोचने का, कुछ करने का। ये घटना सुनी तो नागार्जुन ने जो ये फार्मूला बना के नहीं लाया था, इसको उन्होंने सहायक रखा। तो बाद में कहा कि परीक्षा तो आपने नहीं थी कि इस फार्मूले पे जो बनाएगा उसको रखोगे, और जिसने नहीं बनाया उसको रखा। तो नागार्जुन ने जो बात कही वो हम सब जो अध्यापक हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनको याद रखने लायक है। नागार्जुन ने कहा कि भाई ये जितने शास्त्र हैं किसके लिए है? प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, ये सब किसके लिए है? तो भाई इन सब का ज्ञान प्राप्त करके आदमी का भला हो, दूसरे का भला हो, इस योग्यता को प्राप्त करके मैं दूसरे का भला करूं, ये हो। मैं डॉक्टर बन गया तो मैं दूसरे का अच्छे से इलाज कर सकूं, ये आ जाए। लेकिन ये दोनों साथ में गए थे, दोनों ने उसको तड़पता हुआ देखा, लेकिन इसको अपनी स्किल के साथ में ज्यादा ये था, वो उसको छोड़ के चला गया। तो ये सारे शास्त्र जिसके लिए है, उस मनुष्य की अगर संवेदना नहीं उसके मन के अंदर, तो ऐसा वो सीख भी गया, रसायन शास्त्री बन भी गया, तो समाज के लिए लाभदायक होने के बजाय दुखदायक बनेगा। और इसलिए ये ठीक है कि इस देश को अच्छे इंजीनियर चाहिए, इस देश को अच्छे कंप्यूटर विशेषज्ञ चाहिए, इस देश को अच्छे गणितज्ञ चाहिए, अच्छे डॉक्टर चाहिए, अच्छे वैज्ञानिक चाहिए, रिसर्चर चाहिए, ऑफिसर चाहिए। तो स्किल तो अच्छी चाहिए, लेकिन वो अच्छे आदमी होना ही उससे ज्यादा बड़ी जरूरत है। नहीं तो अपन पहले सुनते थे ना कि आज पुल बना, कल पुल टूट गया, अजीब पुल बना। तो बनाने वाला तो आदमी था, और कोई ऐसा बनाता है कि जिसका हिसाब नहीं। मैं जब गुजरात से मध्य प्रदेश में आया तो मेरे गांव के अंदर राजा के जमाने का एक 1905 का एक पुल बना था, पुरानी टेक्नोलॉजी से, पत्थर और सरेस और गोंद और ये सब मिला के बना था। ऊंचाई उसकी कम थी, नदी में बाढ़ आती थी तो पुल पे पानी आ जाता था। तो फिर 1965 में एक आधुनिक समय की टेक्नोलॉजी से एक नया पुल बना। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी मशीन को कोटा जाना था, तो पुल पार करना बहुत भारी थी मशीन। ये 1965 वाले पुल का टेस्ट करके हिम्मत नहीं हुई उनको मशीन उसके से ले जाने की, वो 1905 वाले पुल पर से लेकर के गए, क्योंकि बनने की टेक्नोलॉजी भी देशी थी, आदमी भी देशी थे।
जो भी बनाया वो 100% पक्का बनाया। इसलिए आजकल देश के अंदर जो है कि आधुनिक शिक्षा के साथ साथ और जो जरूरत है, इसलिए अभी की जो नई शिक्षा नीति बनी है उस शिक्षा नीति के अंदर जो एक मुख्य बात आई है कि सब प्रकार की शिक्षा तो होगी, लेकिन उसमें भी भारत प्रथम ये होना चाहिए। भारत की संस्कृति, भारत के जीवन मूल्य, भारत की जो जीवन दृष्टि है हमारी, उसके आधार पर शिक्षा होगी तो संस्कार युक्त शिक्षा होगी अपने आप। उसमें से जो आदमी निकलेगा तो अपने गांव का, समाज का, देश का, दुनिया का भला करने वाला निकलेगा। और इस दृष्टि से इस बातों की ओर भी आने वाले समय के अंदर अपने को विचार करने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ जैसे विद्यालय के अंदर तो सब तरह के प्रयोग चलेंगे ही। यहाँ नागरिक बंधु भी बैठे हैं, आपके बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते होंगे। एक चीज हम नागरिक बंधुओं को भी विचार करने का है। पुराने समय में अपने यहाँ मानते थे कि शिक्षा जीवन भर चलती है, शिक्षा कोई स्कूल में आने से प्रारंभ नहीं होती है। बच्चा पैदा होता है तब से वो सीखना चालू कर देता है, देखता है इधर उधर, तो जानने का, देखने का, ये सीखने की प्रोसेस चलती है। छोटा बच्चा चलता है कहीं जलती हुई चीज पे हाथ लगाता है, हाथ जल जाता है, फिर हाथ खींच लेता है। एक दो बार जलने के बाद वो समझ लेता है कि ये इसको छूना नहीं है, इसको छूना है, इसको छूना है, इसको नहीं खाना है, इसको खाना है, सीखता है। इसलिए जो सीखने की प्रक्रिया वो तो जीवन में चालू हो जाती है। और इसलिए कहते थे कि पहला जो स्कूल है वो घर है। आजकल दुर्भाग्य से व्यवस्था ऐसी बन गई है कि हर चीज का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, घर बनाने का भी कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, तो घर के साथ साथ अब हो गया कि आदमी बनाने के भी कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। अपना काम है बच्चे को बढ़िया कपड़े और किसी बहुत अच्छे किसी इंस्टीट्यूट में मोटी फीस देके भेज दो, फिनिश करके आदमी का प्रोडक्ट वापस करेगा इंस्टीट्यूट अपने को, स्किल सब करा करके उसको जो है दे देगा। ये अजीब चला है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आदमी मशीन नहीं है, ये आदमी कोई तो बिल्डिंग नहीं है, आदमी बड़ी अजीब चीज है। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि माँ बाप का, परिवार का जो सिखाने का क्रम था वो सब आउटसोर्स कर दिया हमने बाहर। हर चीज के लिए ट्यूटर रख देंगे, हर चीज के लिए कर देंगे, हमारा कुछ काम नहीं, बस बढ़िया कपड़े सिला दो, फीस जमा कर दो। थोड़ा इससे बाहर निकलना चाहिए। और इसलिए विद्या भारती ने एक प्रयोग और प्रारंभ किया था, उसका नाम रखा था घर ही विद्यालय। जैसे विद्यालय है तो घर ये भी विद्यालय है, और घर अगर विद्यालय है तो कैसे जीना है ये सीखना पड़ता है। कई बार हम लोगों को लगता है कि बच्चा छोटा है, 2.5 साल का, 2 साल का, क्या समझता है, लेकिन उसके सामने आप झगड़ेंगे, उसके सामने आप झूठ बोलेंगे, उसके सामने आपको सब वो देखता है, ज्ञानी देता है बहुत। मुझे याद है कुछ सालों के पहले दूरदर्शन पर एक ऐसी मैं बैठा था किसी जगह, तो मैंने ऑन किया तो किसी एक चैनल का एक प्रोग्राम चल रहा था। प्रोग्राम ऐसा था कि देश में 5-7 शहरों के अंदर कुछ महिलाएं एकत्रित हैं और बच्चे अलग अलग जगह हैं, और बच्चों की उम्र है ऐसे 2.5 साल 3 साल के बच्चे हैं। और एक्सटेम्पोर बच्चों से कोई प्रश्नों को पूछने वाले हैं, उसके पहले ये बच्चे क्या उत्तर देंगे इसके लिए आप बड़ों से पूछना। मैं पूछूंगा तो ये हाँ कहेगा कि ना कहेगा, और फिर वो बच्चा क्या कहता है उसे मिलान करना। तो ऐसा कुछ प्रोग्राम था। आजकल के चैनल भी ऐसे हैं और दिमाग भी ऐसा। तो सब्जेक्ट का बच्चा 3 साल का है और सब्जेक्ट था उसमें कि हस्बैंड और वाइफ में प्रेम होता है कि झगड़ा होता है। पर जो भी हो, तो मैं योगा एक्सपो चल रहा था, तो उसने एक से पूछा, एक महिला बैठी, मैं प्रश्न करूंगा तो ये हाँ कहेंगे या ना कहेंगे। तो उसने
उसने कहते हैं हाँ कहेंगे। तो उसने पूछा कि माताजी पिताजी के अंदर प्रेम रहता है कि झगड़ा रहता है? वो 3 साल का बच्चा जैसे बोलता बुतला के, हाँ रोज ही झगड़ते रहते हैं। एक मिनट किया। दूसरे ने कहा कि भाई ये खुश रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो अब बच्ची तो 3 साल की, लेकिन वो बोलती है कि खुश रहती है माँ। क्यों? पापा अच्छी अच्छी साड़ी लाते हैं। मुझे लगा कि जिसको सेंस कहते हैं, हमको लगता है कि ना समझे वो, लेकिन हमारी हर चीज लेकर आ गए। और इसलिए हमारे यहाँ घर ही विद्यालय में कहते थे कि घर के अंदर व्यवहार करते समय माँ बाप ने बच्चों के लिए अगर आप जी रहे हैं तो सावधान रहेंगे थोड़े। ये क्या सीखेंगे? मैंने एक घटना पढ़ी थी कि एक घर के अंदर बच्चा था, वो आया तो बाहर मांगने वाला है, रोटी मांगने वाला। तो बच्चा भोजनालय में गया, रोटी लेके आया, थोड़ा अभी आगे बढ़ा तो उसको लगा रोटी थोड़ी कड़क है। तो फिर वो घर अंदर जाने लगा। तो माँ ने उसको डांटा कि क्यों वापस क्यों जा रहा अंदर? बोले ये रोटी थोड़ी कड़क है, वो उसको खाने में तकलीफ होगी, थोड़ा घी लगाने जाना। तो माँ ने वहीं से डांटा, अरे वो तो भिखारी को देना है, क्या दे दे वैसे इसको। तो उन्होंने कहा कि बच्चा बोला कि वो स्कूल में बताते हैं कि जैसा अपन चाहते हैं वैसा दूसरों के साथ करना चाहिए, पर स्कूल की बात स्कूल में रहने दे, जा। ज्यादा तो बहस कर नहीं सकता। बच्चा चला गया, उसने दे दी। एक दिन वो स्कूल से लौट कर आया तो देखा कि माँ पड़ोसन से लड़ रही है। तो उसने कहा कि स्कूल में बताते हैं कि पड़ोसी से प्रेम से रहना चाहिए। तो बड़े का अहंकार होता नहीं, मेरे को शिक्षा दे दे। फिर डांट दिया उसको, स्कूल के बाद स्कूल में रहने दे, यहाँ पर किया जाए। तीसरे दिन दूध वाला बिल लेने आया, 1 तारीख थी। तो पिताजी ने कहा कि उसको कह दो कि मैं घर में नहीं हूँ। तो बोले आप तो नहीं है घर में, मैं मना कैसे करूँ? बोले तेरे को कहा है ना वो कर। तो उसने खोल के बता दिया घर के लिए। चौथे दिन वो सोता रहा, स्कूल का टाइम हो गया, उठे ही नहीं बिस्तर से। माँ ने पूछा क्या बात है, कुछ तबियत गड़बड़ है? नहीं तबियत ठीक है। बोले स्कूल नहीं जाना? बोले नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? बोले सब गलत पढ़ाते हैं। जो भी वहां पढ़ाते हैं यहाँ पर सब गड़बड़ है। गलत पढ़ने के लिए क्यों टाइम खराब करना है? मैं नहीं लेता हूँ। इसलिए हमारे यहाँ कहते थे कि संस्कारित नागरिक बनना, या जिनके नाम हम लेते हैं, जिन महापुरुषों का या महिलाओं का नाम लेते हैं कि जिन्होंने देश दुनिया में नाम कमाया, तो वो उसके लिए कई लोग जिए तब बनाए। और इस नाते से ये जो शिक्षा वाला विषय है, इसमें अपने घरों की भी भूमिका है, नागरिकों की भूमिका है और संस्थाओं की भी भूमिका है। इसका हम थोड़ा विचार करके और आगे चलेंगे। बाकी तो कुल मिलाकर यहाँ का जो प्रकल्प है उसमें सभी प्रकार की चीजें हैं। यहाँ कला कारीगरी का भी काम है, यहाँ कृषि का भी काम है। इसलिए अपने इस न्यास में आपको ये सौभाग्य है कि जीवन की जो हर प्रकार की विधा है, उन सब चीज़ों के बारे में अनुभव करने का, सीखने का, समझने का और एक अवसर इस क्षेत्र के अंदर उपलब्ध है। और मुझे आनंद है कि काफ़ी अल्प समय के अंदर अपने इस विद्यालय का अच्छा नाम भी हुआ है। अनेकों आसपास के गांव जो है, वहाँ के बच्चे यहाँ का लाभ ले रहे हैं। सब नागरिकों का भी इसमें सहयोग है और संस्थाओं का भी, जैसे एनटीपी से का यहाँ हुआ, उसी तरह से छात्रावास यहाँ चल रहा है, वहाँ कोल वालों का भी सहयोग है। तो समाज के, सरकार के, संस्थाओं के, नागरिकों के सहयोग से, हम सबके प्रयत्न से यह विद्यालय अपना और अधिकाधिक विकसित हो। आगे आने वाले समय के अंदर नई शिक्षा नीति के अंदर स्किल की भी बातें आएंगी, नई नई प्रयोगशालाएं, आजकल आधुनिकतम टेक्नोलॉजी की जो है उसके लिए भी बच्चों के अंदर
विकास हो, उसके लिए अटल टिकरिंग लैब वगैरह ये भी सब डेवलप हो रहे हैं। तो आने वाले समय की तरफ एक तरफ अपनी परंपरा संस्कृति कि अपनी जो जड़ें हैं उसको हम लें, और दूसरी तरफ विकास के लिए जो जो आवश्यक है उसको अपन लें। तो इस तरह से आने वाले समय के अंदर अपनी परंपरा संस्कृति से जुड़ा हुआ लेकिन योग्यता में हर चीज में विशेषज्ञ इस तरह की बहनें, इस तरह के भैया इस विद्यालय से निकले और अपने कर्मों के द्वारा कुल मिलाकर अपना गांव, अपना देश और संपूर्ण मानवता के लिए हम एक योगदान देने वाले इस प्रकार के श्रेष्ठ नागरिक बन सके। इस दिशा के अंदर आप सब सफल हो, यही भगवान से प्रार्थना करता हुआ और इस लोकार्पण के अवसर पर पुनः एनटीपीसी को धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने कन्याओं के लिए भवन निर्माण में सहयोग किया, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।